नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 8वीं इतिहास और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 8वीं में हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 राज्य सरकार। हमारी पाठ्यपुस्तक की अनुक्रमणिका और इसका पाठ 5वां राज्य सरकार। इसके पहले हम भारत की संसद, केंद्रीय कार्यकारी मंडल, भारत की न्यायपालिका आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम राज्य सरकार और उसकी क्या कार्यविधि होती है, उसका विधिमंडल कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है हमारी कक्षा और कक्षा में हम पढ़ रहे हैं आज पाठ राज्य सरकार। देख रहे हो ना बाकी बच्चे कितने उत्साहित है ये पाठ पढ़ने के लिए। और राज्य सरकार, इसमें हम महाराष्ट्र की राज्य सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा भारत देश, हमारे देश में संघ राज्य व्यवस्था है और संघ राज्य व्यवस्था में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं काम करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जो रहती है वो केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्यरत रहती है। हमारी नवीनतम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत में 28 घटक राज्य हैं और वहां का शासन वहां की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे घटक राज्य हैं। हम हिमाचल प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ये 28 राज्य हमारे यहाँ हैं और इन राज्यों का शासन वहां की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। और हमारी नवीनतम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर भाषा की विविधता है तो परिधान की विविधता है, जनसंख्या विस्तारित है, 30 त्योहारों की विविधता है यानी सांस्कृतिक विविधता है। अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद हमारा देश जो है ये एक है। भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है, जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है। यदि हम भारत के भौगोलिक विस्तार को देखें, भौगोलिक संरचना को देखें
तो इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर हम देखते हैं भारत के उत्तर में तो यहाँ पर्वतों की श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हमें दिखाई देती हैं। यहाँ उत्तर भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी भाग में देखें तो ये नदियों का मैदानी प्रदेश है। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं यहाँ पठारी प्रदेश है। यहाँ राजस्थान का इलाका में हम देखें तो ये मरुस्थलीय इलाका है। भारत का पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा जो है समुद्र का तटीय किनारा है। तो इस तरह से यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। कई भाषा की विविधता है, इतने सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र की अपनी मधुर भाषा है। कहीं नमस्ते है, कहीं प्रणाम है, कहीं खुलुम बाय है, कहीं नमो नमः है। धर्मों की विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय हमारे देश में फल फूल रहे हैं और सभी में आपस में कोई भेदभाव नहीं है। अनेक प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं। हर एक समाज की अपनी संस्कृति है, अपनी रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने तीज त्योहार हैं। तो इस तरह से हमारा देश इन विविधताओं को समेटे हुए है। यदि हम भौगोलिक संरचना पर ध्यान दें तो कहीं पर हमें इस तरह का रेगिस्तान दिखाई पड़ता है। राजस्थान के क्षेत्र में हम चले जाएं, गुजरात का कच्छ का इलाका जो है वो इस तरह का रेगिस्तानी प्रदेश है। तो कहीं हमें ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, नदी की गहरी घाटियां हैं और इस तरह से पहाड़ों के दामन में बसा हुआ यह सुंदर नज़ारा भी हम अपने ही देश में देखते हैं। उत्तर की तरफ चले जाएं तो ये बर्फ से ढकी हुई चोटी है। ये है हमारा केदारनाथ मंदिर और हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ किस तरह से बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पर दिवाली के बाद से हम देखें तो यानी अक्टूबर महीने के बाद से यहाँ बर्फ का गिरना शुरू हो जाता है और नवंबर दिसंबर आते आते यह क्षेत्र बर्फ से ऐसे ढक जाता है। इस क्षेत्र में पूरी तरह से आवागमन बंद रहता है और ये मंदिर भी बंद रहता है। तो एक तरफ तो ऐसा बर्फीला इलाका और एक तरफ रेगिस्तान की तपती हुई रेत। इसके साथ साथ भारत में भाषा, धर्म, रूढ़ी परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो हमारा भारत देश कई रियासतों में बटा हुआ था। धीरे धीरे सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ और एक भारतीय संघ राज्य पूरी तरह से साकार हुआ। अब इसमें अनेक नवीन राज्यों के गठन की बात थी। अब राज्यों का बंटवारा किस आधार पर किया जाए, तो बहुत सारे मुद्दों पर विचार हुआ। गहन विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि प्रांतों की रचना भाषावार की जाए और उसी के आधार पर भाषावार प्रांत रचना हुई। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं। फिर भी कुछ राज्यों की मुख्य भाषाएं, जैसे हमारा महाराष्ट्र राज्य, यहाँ मराठी भाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु भाषा है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम भाषा, गोवा में कोंकणी भाषा, गुजरात में गुजराती है, राजस्थान में मारवाड़ी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो क्षेत्र है ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा का साम्राज्य है। तो हम यदि पूर्वोत्तर इलाकों में देखें तो आसाम में आसामी भाषा है और इसी तरह की अन्य भाषाएं हमारे पूरे देश भर में बोली जाती हैं। कहीं पंजाबी है, कहीं डोगरा है, कहीं कश्मीरी भाषा है। अनेक भाषाओं का संगम है हमारे देश में और इसीलिए भाषावार प्रांत की रचना हुई। हमारे देश में भाषावार प्रांत रचना हुई। हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, मराठी भाषा की बहुलता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे अनेक भाषाएं हैं महाराष्ट्र में, इसके अतिरिक्त हिंदी भी है, गुजराती भी है, अंग्रेजी भी है, लेकिन मराठी भाषी अधिकतर हैं। यहाँ मराठी भाषा की बहुलता है तो यहाँ की भाषा मराठी। इसके बाद हम देखें कर्नाटक में तो यहाँ कन्नड़ भाषी है। पंजाब में हम देखें तो पंजाबी भाषा बोली जाती है।
उत्तर प्रदेश में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, गुजरात में गुजराती। इसी तरह भारत के अनेक राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इसमें उत्तर भारत में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इनकी भाषा जो है वो हिंदी है। इसीलिए इस क्षेत्र को हिंदी जोन या हिंदी बेल्ट भी कहा जाता है। और वैसे हिंदी हमारे पूरे देश में बोली जाती है, समझी जाती है। और व्यवहारिक भाषा, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने वाली कोई भाषा है तो वो है हिंदी। यह है हमारा भारत देश और भारत देश में हमारा राज्य महाराष्ट्र राज्य। भारत के सभी घटक राज्यों की शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक जैसा है। तो आज हम महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में बात करेंगे और इसकी शासन संस्थाओं के स्वरूप को हम जानेंगे। केंद्र की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधिमंडल होता है और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो इस विधिमंडल में 2 सदनों का समावेश होता है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे यदि हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद में 2 सदन है ना हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे यहाँ पर राज्य स्तर पर हम देखें तो राज्य विधिमंडल जो है, राज्य का जो विधान भवन है उसके अंतर्गत 2 सदन है, एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधिमंडल है। जिस तरह केंद्र में हमारे ये संसद भवन है, ये केंद्र का विधिमंडल है, वैसे ही प्रत्येक राज्य का भी विधिमंडल है राज्य स्तर पर। अब हम उनकी एक झलक देखते हैं। ये है हमारे झारखंड राज्य का विधान भवन, ये बेंगलुरु का विधान भवन, यह उड़ीसा का विधान भवन, यह उत्तर प्रदेश का विधान भवन, यह दिल्ली का विधान भवन, ये भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित विधान भवन, और यह है हमारे महाराष्ट्र राज्य का विधान भवन। इसी तरह से अन्य राज्यों के भी अपने अपने विधान भवन हैं, जहां विधानसभा और विधान परिषद जैसे 2 सदन हैं। अब यहाँ एक क्लास में होशियार लड़की थी, उसने पूछा महाराष्ट्र विधिमंडल में कितने सदन हैं? उसे बताया गया कि 2 सदन हैं। महाराष्ट्र राज्य का विधिमंडल हम देखें तो यहाँ 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, अब हम महाराष्ट्र की विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र विधिमंडल का प्रथम सदन है विधानसभा और इसके सदस्यों की संख्या है 288। ये हम जो यहाँ प्रतीकात्मक हम देख रहे हैं, ये हमारी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। अब इसमें सदस्यों की संख्या भी कैसे ली जाती है उसका विस्तार हम देखते हैं। 288 सदस्य हैं हमारी विधानसभा में। इसमें एंग्लो इंडियन समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलता है और यदि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधानसभा में नियुक्त करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। यह है हमारा महाराष्ट्र राज्य और आप जो इसमें देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे अंक लिखे हुए हैं, ये है हमारे महाराष्ट्र राज्य के निर्वाचन क्षेत्र। पूरे महाराष्ट्र को चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग प्रत्याशी खड़े होते हैं और उनमें से किसी एक प्रत्याशी को जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इस बच्ची ने पूछा कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। उनके मैडम ने बताया कि
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ अपवादात्मक स्थिति में निर्धारित समय से पहले भी चुनाव लिए जा सकते हैं। और मैडम ने बताया, तुम्हें पता है ना बेटा, विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनके लिए भी कुछ आयु सीमा होनी चाहिए। तो 25 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण की हो वह व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्या किसी भी राज्य का व्यक्ति महाराष्ट्र से विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है? बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रश्न है। तो इसका उत्तर मिला नहीं। वह भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति आकर महाराष्ट्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, विधानसभा का चुनाव। वो किसी भी राज्य का वासी हो, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, यदि वो महाराष्ट्र में उसका घर है, वो यहाँ का निवासी है, तब तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। विधानसभा अध्यक्ष। चुनाव के बाद बनी नई विधानसभा के सदस्य अपने में से एक का अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष पद पर चयन करते हैं। बच्चों, आपने भी अपने पास चुनाव होते हुए देखे हैं। चुनाव में अनेक राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी उसमें भाग लेते हैं और उनमें से किसी एक का चयन होता है, यानी कोई एक प्रत्याशी जीतता है। इस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं सभी जगह वोटिंग होती है, मतदान होता है। उसके बाद मतदान की गणना होती है और विजयी प्रत्याशी घोषित किया जाता है। अब इसके बाद ये जो प्रत्याशी होते हैं ये विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी जिस पार्टी के सबसे अधिक सदस्य होते हैं, वे अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। अब जो अध्यक्ष बन जाता है उसका क्या काम है? अध्यक्ष को कुछ काम भी होगा ना, तो देखते हैं अध्यक्ष के कार्य। सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो, इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करना। बच्चों, इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम स्कूल में आते हैं, किसी भी क्लास के, मान लो आप 8वीं क्लास के बच्चे हो, स्कूल में आते हो, तो आपको स्कूल में आके क्या काम करना होता है? आप सोमवार को स्कूल में आ रहे हो तो आपके पास एक टाइम टेबल होता है कि आपको आज पहला पीरियड भाषा है, दूसरा पीरियड गणित है, तीसरा इंग्लिश है, चौथा इतिहास है, उसके बाद फिर लंच ब्रेक है, रिसेस है, फिर उसके बाद आप भूगोल का पीरियड है, कार्यानुभव का पीरियड है, संगीत है, शारीरिक शिक्षण है। ऐसे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है और उसी के हिसाब से आप अपने बस्ता भी लेकर आते हो और आपके शिक्षक भी आपको उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं। कोई इतिहास का शिक्षक है, कोई भूगोल का है, कोई गणित का है। हर विषय के अपने शिक्षक और हर विषय की अपनी एक पाठ्य पुस्तक और उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई लिखाई होती है। और ये यदि मान लो ये टाइम टेबल ना होता तब क्या होता? तब आप कुछ भी लेके चले आते, किसी भी समय आ जाते, लेकिन आपका टाइम फिक्स है। यदि सवेरे का स्कूल है तो आपको 7:30 तक स्कूल में पहुंचना है, दोपहर का स्कूल है तो 12:30 को पहुंच जाना है, छूटने का भी एक समय निर्धारित है। यानी सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है और इस वजह से शाला में, अपनी कक्षा में अनुशासन बना रहता है। नहीं तो हमारी क्लास में 40-45 बच्चे एक क्लास में हैं और यदि एक स्कूल में 8 क्लास हो, पहली से लेकर 8वीं तक, एक एक डिवीजन भी हो, तो पूरे स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हो जाएंगे? 320-25 बच्चे हो जाते हैं पूरे स्कूल में। और इतने बच्चों को संभालने के लिए एक अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो वो अनुशासन संभालने के लिए टाइम टेबल बनता है, समय सारणी बनती है। वैसे ही हमारी विधानसभा में 288 सदस्य होते हैं। ये 288 सदस्य ठीक से काम कर सके, विधानसभा के सत्र में कोई गड़बड़ी न हो, हर सदस्य को अपनी बात रखने का मौका मिले, हर एक की बात को सुना जाए, उस पर कुछ विचार विमर्श हो और उस पर उचित समाधान भी प्रस्तुत किया जाए। ये सब अच्छे ढंग से हो, इसके लिए क्या होता है?
जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनता है, वैसे ही विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन की कार्यवाही के लिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करता है। तो कार्यक्रम पत्रिका में सब समय निर्धारित होता है कि भाई सवेरे इतने बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, इतने इतने मुद्दों पर चर्चा होगी, आज इस क्षेत्र के लोग बात करेंगे, इस पे चर्चा होगी, फिर लंच ब्रेक होगा बीच में, यानी खाना खाने का टाइम, 1 घंटे के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बचे हुए मुद्दों पे चर्चा होगी। इस तरह से हर दिन के मुद्दे तैयार होते हैं और यह जो मुद्दे तैयार किए जाते हैं उसे हम कहते हैं कार्यक्रम पत्रिका तैयार करना। तो यह अध्यक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जितने भी दिन सदन की कार्यवाही चल रही है उसके लिए कार्यक्रम पत्रिका ढंग से बनाए और इस तरह से बनाए कि हर क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य को, हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का मौका मिले, और बात रखने का मौका ही ना मिले, उस बात पे चर्चा भी हो, अन्य सदस्य भी अपनी राय दे उसके बारे में। तो इस सब के लिए बहुत ही नियोजन करना पड़ता है और नियोजन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी काम की सफलता के लिए। तो अध्यक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सदन की कार्यवाही के लिए कार्यक्रम पत्रिका उचित ढंग से तैयार करे। दूसरा मुद्दा है असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करना। अब यदि किसी क्लास में किसी बच्चे ने गलत काम किया है या स्कूल के नियम के अनुसार काम नहीं किया है तो उसे कुछ सजा भी मिलती है, पनिशमेंट भी मिलती है, उसके अलग अलग रूप होते हैं। उसी तरह विधानसभा में जब कार्यवाही चलती रहती है और उस दौरान किसी सदस्य ने असंसदीय आचरण किया, यानी संसद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया उसने, तो उसे सदन से सस्पेंड भी किया जाता है। कई बार होता है कि उसे 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया, कई बार होता है पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया, कई बार ऐसा होता है कि पूरे सत्र के लिए किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करना मतलब उसके निलंबित करना या उस कार्यवाही में भाग लेने से उसे वंचित कर देना। जैसे हम क्लास से बाहर निकाल दे किसी को, वैसे ही उसे उस समय उस सत्र से बाहर रख कर दिया जाता है। तो इस तरह ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हमारा महाराष्ट्र राज्य, हमारा विधान भवन। महाराष्ट्र राज्य के विधिमंडल के वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं। बजट विषयक सत्र, मानसून सत्र और तो बजट विषयक सत्र और मानसून सत्र मुंबई में होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नागपुर में होता है। यह है विधान परिषद। विधान परिषद महाराष्ट्र विधिमंडल का दूसरा सदन है। इसके पहले हमने जानकारी प्राप्त की विधानसभा के बारे में, अब है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 78। अब ये 78 सदस्य कैसे चुने जाते हैं? इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समाज के विविध घटकों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यपाल जो है इन तज्ञ व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। कैसे, किस आधार पर? तो राज्यपाल कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से, ऐसे अनेक क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्तियों का चयन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि विधानसभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। यानी कुछ सदस्य तो राज्यपाल ने चुने कहां से? कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र या समाज सेवा के क्षेत्र से, और उसके अलावा ये अन्य जो क्षेत्र दिए हुए हैं यहां से विधान परिषद के सदस्यों का चयन होता है। विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती। जैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसी तरह विधान परिषद के लिए ऐसी समय सीमा नहीं है। इसमें निर्धारित सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वे पद भरे जाते हैं।
जो सदस्य एक बार चयनित हुआ वह 2 साल तक काम करता है। 2 साल के बाद वो रिटायर होता है विधान परिषद से, और वो जितनी सीट खाली होती है उतने ही पद फिर से भरे जाते हैं। तो विधान परिषद में कंप्लीट डिसॉल्वमेंट नहीं होता, पूरी तरह से यह परिषद विसर्जित नहीं होती। विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। महाराष्ट्र राज्य विधान भवन, यह हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे अपने, और यह कहाँ पर स्थित है इसकी लोकेशन भी हम देख रहे हैं, मुंबई में है। अब मुंबई में कहाँ, तो मुंबई में भी दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में यह स्थित है विधान भवन। यह हम देख रहे हैं नरीमन पॉइंट मंत्रालय, यह दक्षिण मुंबई में स्थित है। तो इस तरह हमने देखा कि महाराष्ट्र विधिमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य राज्यपाल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।